सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कोयल डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से परिष्कार कॉलेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आपसे बीएससी पार्ट सेकंड के लिए। सब्जेक्ट जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। इसमें जो पेपर का नाम है, जो बुक का नाम है, वो है जंतु कार्यकी एवं जैव रसायन, यानी कि एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम जो लेसन के बारे में चर्चा करेंगे, परिसंचरण की कार्यकी यानी फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो बुक का नाम क्या है बच्चों? एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देखें, इसमें सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं बच्चों कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम इसके सिलेबस के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो इस एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर 3 सेक्शन हैं बच्चों, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो पहला जो चैप्टर है, जिसका नाम है पाचन की कार्यकी यानी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसके अंदर हम आहार नाल की संरचना, दांतों की संरचना, किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, कैसे अवशोषण होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दूसरा जो लेसन है, जिसका नाम है परिसंचरण की कार्यकी फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। तीसरा जो लेसन है सेक्शन ए के अंदर श्वसन की कार्यकी यानी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। चौथा जो लेसन है, जिसका नाम है उत्सर्जन की कार्यकी यानी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। इस प्रकार से आप देखते हैं बच्चों कि इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर केवल 4 लेसन हैं। ये 4 लेसन आप देख रहे हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसके अंदर हम डाइजेशन की स्टडी करते हैं, आहार नाल की संरचना क्या है, कैसे भोजन का पाचन हो रहा है, कैसे इसका अवशोषण हो रहा है। फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन के ब्लड के बारे में बात करते हैं, हार्ट के बारे में बात करते हैं, रक्त वाहिनियों, धमनी और सिराओं के बारे में हम बात करते हैं। श्वसन की कार्यकी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम किस प्रकार से श्वसन की क्रिया लेते हैं, या फेफड़ों की संरचना क्या है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, इसकी चर्चा श्वसन की कार्यकी के अंदर की जाती है। उत्सर्जन की कार्यकी यानी नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं, हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इसकी जानकारी हम इस फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के अंदर करते हैं। जो अपना सेक्शन बी है सिलेबस का या इस बुक्स का, इसके अंदर पहला लेसन आता है तंत्रिका आवेग एवं प्रतिवर्ती क्रिया की कार्यकी फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि हम इसके अंदर न्यूरॉन्स की संरचना पढ़ते हैं, किस प्रकार से तंत्रिका का आवेग एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। मेरुरज्जु की क्या संरचना है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या हैं, इन सब के बारे में चर्चा की जाती है। इस सेक्शन बी के अंदर ही जो दूसरा लेसन है पेशीय संकुचन की कार्यकी यानी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। ये जो मांसपेशियां हमारे हड्डियों के ऊपर लगी रहती हैं, जिससे हमें मूवमेंट होता है, ऐच्छिक पेशी क्या है, अनैच्छिक पेशी क्या है, इनकी क्या क्रियाविधि है, इन सब के बारे में जानकारी इस फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर किया जाता है। इसके बाद जो सेक्शन बी का जो 7वां जो लेसन है,
या सेक्शन बी का जो तीसरा जो लेसन है, टोटल जो 7वां लेसन है, इसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, बाह्यस्रावी क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों के बारे में जानकारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर दी जाती है। अगला जो अपना लेसन आता है सेक्शन बी के अंदर, वो आता है स्तनियों में नर व मादा प्रजनन, कि नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसकी क्या क्रियाविधि है, रोपण यानी कि गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम होती है उसे शिशु किस प्रकार से आरोपित हो जाता है, कैसे शिशु का जन्म होता है, प्रसव और दुग्ध स्त्रवण। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो महिलाओं के अंदर किस प्रकार से स्तनों का विकास होता है, किस तरीके से दुग्ध का स्त्रवण होता है, कौन से हार्मोन्स हैं इसके लिए, इन सभी की स्टडी की जाती है इस लेसन के अंदर। यानी कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन, किस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन से क्या काम करता है जो मेल से निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करते हैं जो फीमेल से निकलते हैं, इन सब की जानकारी इसी लेसन के अंदर दी जाती है। इम्प्लांटेशन जब बताया था किस प्रकार से शिशु का रोपण होता है, पार्चुरेशन यानी कि प्रसव, शिशु का जन्म, एंड लैक्टेशन इन मैमल्स यानी कि किस प्रकार से दुग्ध का स्त्रवण होता है स्तन ग्रंथियों के द्वारा। इस प्रकार से हम देखते हैं ये सेक्शन बी चल रहा है बच्चों। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन ए में हमने देखा, सेक्शन बी में हमने देखा, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। इस सेक्शन सी के अंदर पहला जो लेसन है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, संरचना, कार्य, महत्व एवं उपापचय। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, हम भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसके में किस प्रकार से स्ट्रक्चर से मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। उनकी क्या संरचना है, उनके क्या कार्य हैं, फंक्शंस, एंड महत्व यानी सिग्निफिकेंस उनका क्या है, हम भोजन क्यों लेते हैं, नहीं लेंगे तो क्या होगा, एंड उपापचय जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इस कार्बोहाइड्रेट का क्या उपापचय है, किस प्रकार से हमें जब भोजन करते हैं तो एनर्जी हमें मिलती है, ऊर्जा हमें मिलती है, मैं बोल रहा हूँ, काम करने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है वो किस कारण से मिलती है, वो सब इसी के बारे में स्टडी की जाती है इस लेसन के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट जो इसी प्रकार से प्रोटीन्स, वही संरचना, कार्य, महत्व और उपापचय। और अगला जो लेसन है लिपिड्स, संरचना, कार्य, महत्व और उपापचय। यानी कहने का मतलब ये है जो सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी के अंदर हम भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं या लिपिड लेते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं उसका क्या तो उसकी स्ट्रक्चर है, तीनों में ही स्ट्रक्चर है। देखिए आप, क्या तो उसकी स्ट्रक्चर है, क्या इनका कार्य है, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट का, क्या इनका महत्व है तीनों का ही, और क्या इनका उपापचय है। यानी कि इसके अंदर कैसे ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है, कैसे क्रेब्स चक्र चलता है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, कैसे इसके अंदर एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे इसके अंदर जो है लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है। तो इन सब के बारे में जो चर्चा करेंगे इस सेक्शन सी के बारे में करेंगे। तो ये तो थी बात बच्चों, हमने सिलेबस आपके सामने रखा है कि अपने यूनिवर्सिटी के अंदर इस बुक्स का क्या सिलेबस है। आगे हम बात करते हैं कि अब इस सिलेबस के अनुसार यूनिवर्सिटी में पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि इस लेसन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है स्तनियों के हृदय का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। क्योंकि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों, सेक्शन ए के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर
परिसंचरण की कार्यकी की चर्चा कर रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड कैपिलरीज आती हैं, आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, धमनी शिराएं आती हैं। तो उसी से संबंधित प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर कि स्तनियों के हार्ट का, हृदय का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए और स्तनियों के हृदय में दोहरे परिसंचरण को समझाइए। डबल ब्लड सर्कुलेशन को समझाना है बच्चों। यह पूछा गया है राजस्थान विश्वविद्यालय 2014 में, फिर अगेन 2018 में, फिर 2020 में प्रश्न पूछा गया है। फिर इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है यूनिवर्सिटी के अंदर, रक्त के संगठन का, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसका वर्णन करना है और रक्त स्कंदन में विभिन्न कारकों के योगदान को समझाइए। जब हमारे चोट लग जाती है तो और थोड़ी समय के बाद चोट लगती है, रक्त बाहर निकलता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात बच्चों रक्त का बहना रुक जाता है। उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले रक्त का संगठन का वर्णन करना है, रक्त के अंदर क्या क्या होता है, फिर इस रक्त स्कंदन में कौन कौन से कारक हैं, उनके योगदान को समझाना है। ये पूछा गया है राजस्थान विश्वविद्यालय 2013 में, 2016 में और 2020 के अंदर पूछा गया है बच्चों। तीसरा जो प्रश्न है, ये टिप्पणी पूछी गई है, शॉर्ट नोट्स पूछा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल, हृदय की धड़कन हार्ट बीट के बारे में पूछा गया है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया है। यह पूछा गया राजस्थान विश्वविद्यालय की 2010 के एग्जाम में, 12 में जो परीक्षा हुई थी, 15 में, 16 में और 17 में जो एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर टिप्पणियां कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। तो इन्हीं सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे इस लेसन के अंदर। आगे देखें, अभी हमने जो बताए थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और अब बात कर रहे हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आप देते हैं बच्चों, ग्रेजुएशन के बाद आप ग्रेजुएट कर लेते हो तो आपको कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो उसकी जानकारी भी आपको होना जरूरी है कि किस एग्जाम के अंदर कौन सा प्रश्न आता है, और हम ये जो लेसन पढ़ रहे हैं क्या ये उपयोगी है या हम पढ़ रहे बेकार है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के दृष्टिकोण को हमने रखते हुए यहाँ पर पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हमने लेकर के आए हैं। जैसे पहला प्रश्न हम लेकर के आए हैं, आरबीसी का जीवन काल है। देखिए बच्चों, 100 दिन हैं या 110 दिन हैं या 120 दिन हैं या 130 दिन हैं, हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर जब आप लेसन को पढ़ लोगे। अभी हम केवल क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, आंसर अभी हम आपको नहीं बताएंगे। आंसर बताएंगे आप लेसन को पढ़ लोगे, तब आंसर आप खुद सर्च करना, लास्ट में फिर हम बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। ये पटवार एग्जाम के अंदर पूछा गया है बच्चों। पटवार एग्जाम फरवरी 2016 के अंदर जो पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इट मीन्स ये जो लेसन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा जो प्रश्न हम लेकर के आए बच्चों, ये पूछा गया आईएएस प्री के अंदर पूछा गया है, ये पटवारी के अंदर पूछा गया है, ये आईएएस के अंदर पूछा गया है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच क्या होता है। 4.5 से 4.6 या 6.45 से 6.55 होता है, या 7.35 से 7.45 होता है, या 8.25 से 8.35 होता है। क्या है, जैसा कि मतलब चर्चा बाद में करेंगे। तीसरा प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। जब कोई एंटीजन यानी बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो कौन हमारी सुरक्षा करता है, कौन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आरबीसी करती हैं, डब्ल्यूबीसी करती हैं, रक्त प्लाज्मा करता है या हीमोग्लोबिन करता है, कौन करता है। यह प्रश्न पूछा गया है बच्चों आरएएस और आरटीएस प्री
1999 के अंदर पूछा गया है, RAS के अंदर, RTS के अंदर, प्री एग्जाम 1999। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लाए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, इम्यूनिटी का बात कर रहे हैं, लिम्फोसाइट से है या मोनोसाइट से है या लाल रुधिर कणों RBC से है या थ्रोम्बोसाइट से है, किससे अधिक संबंध है? यह प्रश्न भी RAS के अंदर पूछा गया है, RTS के अंदर पूछा गया, प्री के अंदर पूछा गया है, 1993 के अंदर पूछा गया, 1993 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, पहले हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की, फिर हमने आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताया, फिर हमने प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताया। अब हम चर्चा करते हैं, हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है जिसको हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, परिसंचरण की कार्य की। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले समझे आता क्या क्या है, होता क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते किसे हैं। इसके अंदर रक्त यानी कि ब्लड आता है, हृदय हार्ट आता है, तथा रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल्स यानी कि धमनियां आती हैं, शिराएं आती हैं। धमनियां जो कि रक्त को कहाँ ले जाती हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। शिराएं क्या करती हैं? शरीर से अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती हैं? हृदय के अंदर लाती हैं। तो रक्त वाहिनियां, तो जो आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसके अंतर्गत रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां सम्मिलित किए जाते हैं। अब जब इसकी फिजियोलॉजी की जब बात आती है तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करेंगे कि ब्लड है क्या, रक्त क्या है। एक्चुअली रक्त एक लाल रंग का, कैसा है? लाल रंग, लाल रंग है। ये लाल रंग किसी वर्णक के कारण से होता है। हमारे जैसे कोई मनुष्य गोरा है, कोई काला है, इसमें मेलानिन वर्णक होता है। कोई भी रंग होता है, फूलों का रंग है, यानी कि जो पुष्प होते हैं, कोई बैंगनी होता है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कोई और भी तरह का पुष्प है। पत्तियों का जो रंग होता है हरा रंग, ये सभी वर्णकों की उपस्थिति के कारण होते हैं। ठीक इसी प्रकार से रक्त का जो रंग है लाल, वो एक हीमोग्लोबिन, एक वर्णक होता है बच्चों। उसके कारण से, कौन सा वर्णक? हीमोग्लोबिन। उसके कारण से ये क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। कैसा है? क्षारीय, थोड़ा सा क्षारीय है। इसकी pH 7 से ऊपर होती है। एवं तरल योजी ऊतक होता है, तरल है, हमारे शरीर में संवहन का काम करता है। यह रक्त वाहिनियों एवं हृदय में होकर निरंतर बहता रहता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त है कहां पर बहता रहता है? धमनियों में, शिराओं में। ये क्या करते हैं? हृदय में। धमनी शिराएं क्या है? रक्त वाहिनियां हैं जिनमें रक्त बहता रहता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 8%। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह है कि यदि किसी का वजन यदि 60 किलोग्राम है, किसी मनुष्य का वजन यदि 60 किलोग्राम है, तो अगर हम 8% के हिसाब से लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4.8 लीटर। अगर 70 kg है तो क्या हो जाएगा? 8% क्या हो जाएगा? 5.6 लीटर। तो ये एक अनुमान है बच्चों। क्या है? अनुमान।
कि शरीर के भार का 7 से 8%। औसतन क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम जो लेसन को चर्चा कर रहे हैं दोनों प्रकार से आपको बनाना चाहते हैं फ्रूटफुल। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में चाहे प्रश्न पूछा जाए, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए, तो हर लाइन के अंदर बच्चों प्रश्न है। रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण से होता है। रक्त हमारे शरीर के अंदर कितना मिलता है? शरीर के भार का 7 से 8% मिलता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त मिलता है? 5 लीटर रक्त मिलता है। तो हर लाइन के अंदर बच्चों प्रश्न है। आगे देखिए, फिर प्रश्न आया कि रक्त स्वाद में नमकीन है। कैसा है? नमकीन। देखिए बच्चों, जब आप बचपन में या कभी भी आपके कभी चोट लगती है या उंगली में कभी कांटा लग जाता है या पिन चुभ जाती है तो उंगली में से खून बाहर निकलने लगता है, तो जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, सीधा जो अपनी हैबिट है उंगली को मुंह के अंदर ले लेते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं जब उसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है रक्त का, वो कैसा होता है? नमकीन आता है बच्चों। कैसा है? तो रक्त स्वाद में नमकीन होता है। इसकी पीएच कितनी है? 7.4। 7.4 पीएच क्या बना देगी? क्षारीय। क्या बना देती है? क्षारीय। 7 से ऊपर जितनी भी पीएच होती है वो क्षार की होती है। 7.4 मीन्स हल्का क्षारीय है रक्त। ओके, देखिए बच्चों, ये हम एक डायग्राम लेकर के आए हैं। चर्चा किसकी चल रही है? रक्त का संगठन की चर्चा चल रही है। तो इस रक्त के अंदर होता क्या है? इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त प्लेटलेट्स, ये तीनों रक्त कणिकाएं हैं। और ये क्या? प्लाज्मा। ये रक्त का तरल भाग है, प्लाज्मा। ये इसके ठोस भाग हैं। तो इसमें जो तरल भाग है ये तो बनाता है रक्त का 55%, और ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये बना देती हैं 45%। तो बच्चों, यदि हम रक्त के संगठन की बात करें तो रक्त में 45% तो रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और 55% रक्त प्लाज्मा होता है। ये जो डायग्राम दिखाया है, इसमें हमने इसलिए दिखाया ये डायग्राम क्योंकि जब रक्त को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, हम एमएससी के अंदर प्रैक्टिकल करवाते हैं ईएसआर का, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ऐसा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ब्लड को, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्केल से मेजरमेंट करते हैं कि इसके अंदर कितना तो ब्लड कॉर्पसल्स हैं और कितनी इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा है, तरल भाग कितना है इस रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर, इसका मेजरमेंट किया जाता है बच्चों। तो इस तरीके से ब्लड का कंपोजिशन 45% रक्त कणिकाएं और 55% प्लाज्मा वाला भाग होता है। आगे देखें, ये हम एक फ्लो चार्ट लेकर के आए हैं आपको। हमने वहां पर आपको दिखाया कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है, तरल पार्ट, और रक्त कणिकाएं क्या होती हैं 45%, वही प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिकाएं 45% होती हैं। अब ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर जल होता है बच्चों 90% जल होता है। कितना होता है? 90%। और ठोस होता है ये 10% होता है बच्चों। कितना होता है? 10%। ये जो ठोस भाग है जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हैं बच्चों। अकार्बनिक पदार्थ जिसके अंदर क्या क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम के सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड के आयंस होते हैं, जिनके कारण से रक्त क्षारीय होता है, स्वाद में नमकीन होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि रक्त कैसा है बच्चों, कैसा बताया था, स्वाद में नमकीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें Na और Cl पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaCl, नमक, तो कैसा होता है? ब्लड इज साल्टी इन टेस्ट, स्वाद में नमकीन होता है बच्चों। अगर हम बात करते हैं इसके कार्बनिक भाग की, अकार्बनिक भाग की बात की, अगर मैं कार्बनिक भाग की बात करूं तो इस रक्त के कार्बनिक भाग में क्या पाया जाता है? देखिए बच्चों, हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं भोजन के रूप में, चाहे कार्बोहाइड्रेट लें, प्रोटीन्स लें, वसाएं लें, तो जब इनका पाचन हो जाता है हमारी आहार नाल के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाते हैं? मोनोसैकेराइड्स में, यानी ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। प्रोटीन किसमें बदल जाती हैं? एमिनो अम्ल में। वसाएं किसमें बदलती हैं? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती हैं। तो जब पाचन के बाद हम जब भोजन कर रहे हैं, जब पाचन हो जाता है आमाशय में, आंत के अंदर, तो पाचन के बाद ये भोजन कहाँ जाता है? रक्त के अंदर जाता है। तो रक्त के अंदर क्या पाए जाते हैं? हम ये कह सकते हैं रक्त में पचे हुए पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी मोनोसैकेराइड्स हैं। एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन्स के रूप में होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल यानी बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल पाए जाते हैं, जो कि वसाएं होती हैं मेरे बच्चों, है ना। अब देखिए, इसके अतिरिक्त जब उपापचय के दौरान जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब भी क्या होते हैं? ब्लड के अंदर ही तो मिलते हैं बच्चों। भाई मनुष्य क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया बाहर निकालता है, कोई जंतु अमोनिया निकालता है, कोई यूरिक अम्ल निकालता है, ये सब ब्लड के अंदर ही मिलते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ भी ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं। एंटीजन्स और एंटीबॉडी, जो एंटीजन और एंटीबॉडी हैं वो भी ब्लड के अंदर ही मिलते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये भी सब कार्बनिक पदार्थ रक्त के अंदर ही मिलते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या मिलता है रक्त के अंदर? आप देखें, हम जो वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ये ऑक्सीजन अंदर कहाँ जा रही है? फेफड़ों के अंदर जा रही है। फेफड़ों की चारों रक्त केशिकाओं का जाल है बच्चों, तो वहां पर ये ऑक्सीजन उन रक्त केशिकाओं के अंदर जा रही है, वहां पर भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी रक्त के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है, तो वो भी रक्त के अंदर ही है। तो O2 और CO2 रक्त के अंदर ही मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कार्बनिक पदार्थ के अंदर पचे हुए पोषक पदार्थ, O2, CO2, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इसके अंदर मिलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सभी इसी रक्त के अंदर पाए जाते हैं। ये तो बात थी रक्त के प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। जल में 90%, ठोस 10%, अकार्बनिक 1% और कार्बनिक 9%। अब बात करते हैं बच्चों रक्त कणिकाओं के बारे में, ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में, जो कि कितना भाग बनाती हैं? 45% भाग बनाती हैं। 45% ऑफ द ब्लड कौन बनाता है? रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स।
तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। पहली होती है आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, तीसरी होती है रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। पूछ लेते हैं बच्चों एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ आरबीसी? आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम बताइए ल्यूकोसाइट। रक्त प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बताइए थ्रोम्बोसाइट्स। हमने हमारी जो पीपीटी तैयार की है बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयार की है। देखिए बच्चों, प्लाज्मा कैसा भाग होता है? रंग हल्का पीला। रक्त का रंग लाल है लेकिन प्लाज्मा कैसा? हल्का पीला। प्लाज्मा बराबर रक्त माइनस रक्त कणिकाएं, अभी बताया ही था। अगर रक्त में से रक्त कणिकाएं बाहर निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्लाज्मा ही तो बचेगा। सीरम प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। अभी फाइब्रिनोजन क्या है? इस रक्त प्लाज्मा के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कई प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। जब कभी हमारे चोट लग जाती है तो 5 से 7 मिनट का रक्त बहता है, उसके बाद रक्त का बहना रुक जाता है और उस स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने में जो प्रोटीन सहायक होती है उसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये भी रक्त के अंदर ही मिलती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो कई प्रकार की प्रोटीन में नाम बताइए रक्त के अंदर मिलती हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। और ये सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। अगर हम प्लाज्मा से इस प्रोटीन्स को बाहर कर देते हैं वो सीरम कहलाता है। अर्थात सीरम ब्लड क्लॉटिंग में भाग नहीं लेता। सीधी सी बात है, क्योंकि जब फाइब्रिनोजन को अगर हम निकाल देंगे यानी कि तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग में भाग नहीं लेता, क्योंकि फाइब्रिनोजन ही तो भाग लेता है ब्लड क्लॉटिंग में। रक्त का थक्का बनने में कौन भाग लेता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन भाग लेती है। अगर इसी को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं अब किसके बारे में? रक्त कणिकाओं के बारे में। पहले बात की प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। अब बात कर रहे हैं हम आरबीसी, जिसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। तो इस आरबीसी की खोज किसने की है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। वयस्क पुरुष में 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर आरबीसी पाई जाती। इनकी संख्या है। पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि एक वयस्क पुरुष में जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनकी कितनी संख्या होती है? कितनी मिलती है? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अगर हम स्त्री की बात करते हैं, स्त्री के अंदर जो आरबीसी की संख्या होती है बच्चों वो 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी कि संख्या थोड़ी कम हो जाती है। यानी पुरुष के अंदर जो संख्या है वो ज्यादा होती है और स्त्री के अंदर जो संख्या है वो कम हो जाती है। 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसका रीजन क्योंकि इसका वजन कम होता है अपेक्षाकृत रूप से पुरुषों से। लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में रक्त कणिकाएं ज्यादा होती हैं, 70 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इनके अंदर आरबीसी की संख्या पाई जाती है। आप देखते हैं जो पहाड़ी जो लोग होते हैं, पहाड़ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, उनके जो गाल होते हैं लालिमा लिए होते हैं, ललाई होती है, गुलाबी होते हैं उनके गाल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कितनी, क्योंकि उनके अंदर क्या आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा उसके अंदर आरबीसी पाई जाती है। कितनी होती है आरबीसी की संख्या? 70 लाख प्रति घन मिलीमीटर, जबकि कितनी होनी चाहिए? 50 से 55 लाख। लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में रक्त कणिकाएं ज्यादा होती हैं। सबसे बड़ी आरबीसी
प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, हम आपको लेकर के आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आरबीसी किस जंतु के अंदर पाई जाती है? एम्फीयूमा। एम्फीयूमा एक एम्फीबिया वर्ग का जंतु होता है, उसके अंदर 75 माइक्रोन इसका जो आकार है आरबीसी मिलती है। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीयूमा के अंदर 75 माइक्रोन। ये देखिए एम्फीयूमा क्या है? ये एम्फीबिया कॉर्डेट्स के अंदर आता है, यानी कि जल स्थल चर, यानी कि जो दोनों जगह रहते हैं जल स्थल चर। बात की थी सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी। फिर एक प्रश्न तैयार हो गया। मैंने आपसे कहा था हर लाइन के अंदर प्रश्न है। कस्तूरी मृग के अंदर साइज क्या है? 2.5 माइक्रोन। कितना है? 2.5 माइक्रोन। ये देखिए, ये कस्तूरी मृग है। ये जो मृग है, इस मृग की 12 जातियां भारत के अंदर मिलती हैं बच्चों। 12 स्पीसीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो उसी में से कस्तूरी मृग है ये, जिसके अंदर बच्चों सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। साइज क्या है इस आरबीसी का? 2.5 माइक्रोन। सबसे बड़ी आरबीसी हमने बताई थी एम्फीयूमा, जो कि एम्फीबिया का जंतु है। सबसे बड़ी छोटी आरबीसी, जानवर बड़ा है लेकिन आरबीसी छोटी है, और वो जानवर छोटा था उसके अंदर आरबीसी बड़ी थी। ये नहीं है कि जानवर बड़ा होगा तो आरबीसी बड़ी होगी, जानवर छोटा होगा तो आरबीसी छोटी होगी, ऐसा कतई नहीं होता। ये जानवर बड़ा है लेकिन आरबीसी कैसी छोटी है? कस्तूरी मृग। देखिए बच्चों, नापने का यंत्र, ये यंत्र है बच्चों। ये क्या नाम है इसका? हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम है यंत्र का? हीमोसाइटोमीटर। हम बच्चों को प्रैक्टिकल के समय इस यंत्र को दिखाते हैं और इससे आरबीसी की काउंटिंग करवाई जाती है बच्चों के द्वारा कि ये आरबीसी पिपेट है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये आरबीसी पिपेट है और ये डब्ल्यूबीसी पिपेट है। आरबीसी के अंदर ये लाल होता है और ये एंड पीस और ये जो होता है इसके अंदर सफेद होता है। तो ये आरबीसी पिपेट और ये डब्ल्यूबीसी पिपेट है, और ये न्यूबॉर्न स्लाइड है। ये चैम्बर है जिसके अंदर हम काउंट करते हैं आरबीसी की संख्या को। तो अगेन फिर प्रश्न बन गया है बच्चों, प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कि लाल दृढ़ कणिकाओं के नापने वाले यंत्र का नाम बताइए। क्या है? हीमोसाइटोमीटर। हमारी लैब के अंदर है हीमोसाइटोमीटर, तो ये हीमोसाइटोमीटर है। किस प्रकार से? अभी हमने जो संख्या बताई थी, या 45 से 55 लाख पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर जो है आरबीसी पाई जाती हैं, ये हम इनको बच्चों को काउंट करके बताया जाता है। किसके माध्यम से? हीमोसाइटोमीटर के माध्यम से। सेकेंड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल है। आरबीसी काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो ये हीमोसाइटोमीटर, ये जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इस न्यूबॉर्न स्लाइड को रखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें जगह जगह पर ये आरबीसी दिखाई देती हैं। ये क्या सब आरबीसी हैं, इनको हम काउंट करते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पर जो रिजल्ट प्राप्त आता है, फिर हम निकाल सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर या इस बच्चे के अंदर या इस व्यक्ति के अंदर इतनी आरबीसी प्रेजेंट हैं। तो यंत्र हीमोसाइटोमीटर। देखिए बच्चों, स्तनियों में आरबीसी ऊंट और लामा, किसको छोड़ दिया? ऊंट और लामा को छोड़कर सर्कुलर यानी कि गोलाकार, बाइकॉनकेव यानी ओव्याप्तल एवं नॉन न्यूक्लिएटेड केंद्रक विहीन होती हैं। स्तनियों की बात कर रहा हूं। स्तनियों की पहचान है, मैमल्स की पहचान है प्रेजेंस ऑफ हेयर या प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी।
शरीर के ऊपर बालों की उपस्थिति और स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, ये दो मुख्य अंतर हैं स्तनधारियों के। शरीर पर बाल स्तनधारियों के अंदर पाए जाते हैं, किसी भी जंतु के अंदर नहीं पाए जाते। पक्षियों में उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंख पाए जाते हैं। तो उन स्तनधारियों में ऊंट लामा को छोड़कर जो आरबीसी हैं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, सर्कुलर हैं, बाइकॉनकेव हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि केंद्रक विहीन होती हैं, लेकिन स्तनियों में उपस्थित बाइकॉनकेव के कारण, ये जो बाइकॉनकेव है इसके कारण इनका आधार तल बढ़ जाता था। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन समा सकता है, जरूरी है। अब प्रश्न ये आता है कि जब इस मनुष्यों की जो आरबीसी है, यानी स्तनियों की जो आरबीसी है, केंद्रक विहीन होती है। यह केंद्रक विहीन क्यों होती है? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन अंदर समा सकता है। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। हीमोग्लोबिन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इन आरबीसी? क्या रोल है हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है जो कि हम ऑक्सीजन को जो लेते हैं, उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से कहां ले जाता है? उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं में ऊतकों तक लेकर के जाता है, जहां पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हीमोग्लोबिन एक क्या है? ऑक्सीजन वाहक का काम करता है, ले जाने का काम करता है, कैरियर का काम करता है, एक श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। तो अगर केंद्रक विहीन होंगी तो अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन समा सकता है। और दूसरी बात, इसमें बाइकॉनकेव जो तल है वो इसका आधार तल बढ़ा देता है। देखिए, स्तनियों के अतिरिक्त सभी कशेरुक जंतुओं में एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी कैसी हैं? अंडाकार हैं। यहां पर कैसे डिफरेंशिएट कीजिए, यहां पर तो अंडाकार, यहां पर कैसी हैं? गोलाकार। स्तनियों में तो गोलाकार हैं, लेकिन स्तनियों के अतिरिक्त कैसी हैं? अंडाकार। इसमें बाइकॉनकेव है, इसमें बाइकॉन्वेक्स हैं। यहां पर केंद्रक विहीन है, यहां पर केंद्रक युक्त होती है, न्यूक्लिएटेड होती हैं बच्चों। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मैमल्स एंड नॉन मैमल्स, यानी स्तनियों में और स्तनियों के अतिरिक्त। देखिए ये डायग्राम्स देखिए आप, ये तो है नॉन मैमल्स का। ओवल रेड ब्लड सेल्स विद ए विजिबल न्यूक्लियस, केंद्रक है, अंडाकार, और इनके अंदर ये अंडाकार हैं। ये आरबीसी सारी क्या दिखाई रही हैं? आरबीसी कैसी हैं? अंडाकार। जबकि रेड ब्लड सेल्स सीन एज सर्कुलर बाइकॉनकेव डिस्क, ये तो नॉन मैमल्स और वो मैमल्स जो अभी हमने चर्चा की थी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बताया था आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? मैंने बताया क्या? हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है। ये क्या करता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक के द्वारा, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, फेफड़ों के चारों तरफ रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, तो उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं में और ऊतकों तक ले जाता है, जहां पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण से ही रक्त का रंग लाल होता है। अब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? वयस्क पुरुषों में इसकी मात्रा होती है 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। स्त्रियों में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml इसकी मात्रा होनी चाहिए स्त्रियों के अंदर। यानी स्त्रियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। आगे देखें कि रूलेक्स का गुण, जो आरबीसी होती है इसमें रूलेक्स का गुण पाया जाता है, यानी रक्त में सिक्कों में जमाव की तरह स्तंभ के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि हम सिक्के जो होते हैं एक के ऊपर एक को रखते जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो आरबीसी होती हैं वो एक के ऊपर एक स्तंभ बना देती हैं। इस प्रकार से आरबीसी पाई जाती हैं। तो रूलेक्स का गुण पाया जाता है, यानी सिक्कों के जमाव की तरह ये आरबीसी एक स्तंभ के रूप बना देती हैं हमारे ब्लड के अंदर। और आगे देखिए कि आरबीसी का निर्माण क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस।
आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा के अंदर किया जाता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी उपापचयी ग्रंथि होती है, लीवर, और प्लीहा जो होता है इसे कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का, स्प्लीन। तो भ्रूणीय अवस्था में पूछ लेते हैं बच्चों कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा के अंदर यकृत आरबीसी का निर्माण होता है और इसके निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। वयस्क के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, रेड बोन मैरो के अंदर होता है। हमारे शरीर की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, चाहे स्टर्नम होता है, चाहे हमारे फीमर होती हैं, चाहे हमारे ह्यूमरस होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनके अंदर जो लाल अस्थि मज्जा होती है, रेड बोन मैरो होती है, उनके अंदर आरबीसी का निर्माण किया जाता है इन द केस ऑफ अडल्ट के अंदर। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में यकृत और प्लीहा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है और निर्माण का जो प्रोसेस है वो कहलाता है इरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस मींस फॉर्मेशन। आगे बात करते हैं कि आरबीसी का जीवन काल क्या है। हमने प्रश्न पूछा था, ये शुरू में हमने चर्चा कर रहे थे कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। 50 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने के बाद इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के पित्त वर्णकों के अंदर बदल जाता है, जिसके कारण से मल का रंग होता है। ये जो मल जो होता है, जब मल त्याग करते हैं, उसका जो कलर है वो कलर किसके कारण से होता है? अगेन प्रश्न इसके ऊपर उठ जाता है कि मल का रंग किस कारण से होता है। मल का रंग ये पित्त वर्णकों के कारण से होता है, जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। तो ये किसके विक्टिम्स बनते हैं? ये आपके जब हीमोग्लोबिन का जब विक्टिम आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होती हैं, आरबीसी जब मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो उनके कारण से 120 दिन के बाद। लेकिन जितनी आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी उतनी ही आरबीसी रोजाना जन्म ले लेती हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में आरबीसी का जो नंबर है, उनकी जो संख्या है, वो निश्चित बनी रहती है। कब्रिस्तान, प्लीहा जब नष्ट हो जाती हैं, आरबीसी मर जाती हैं, कहां जाती हैं? प्लीहा के अंदर जाती है, स्प्लीन के अंदर जाती हैं आरबीसी। शरीर का ब्लड बैंक आल्सो प्लीहा। हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है वो कौन है? प्लीहा। कार्य आरबीसी काम क्या है? O2 और CO2 का परिवहन करना। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसका मेन काम है O2 और CO2 का परिवहन करना। रक्त का संग्रह, देखिए हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है वो तो है स्प्लेन, प्लीहा, लेकिन रक्त का संग्रह 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ब्लड बैंक में 21 दिन तक करते हैं। जब कभी इमरजेंसी के समय, जब हमें आपातकालीन परिस्थितियों में हमें जरूरत पड़ती है रक्त की, कोई सर्जरी की जाती है, शल्य क्रिया होती है, रक्त अधिक मात्रा में बाहर निकल गया है, तो उस स्थिति में आपातकालीन परिस्थिति जब हमें रक्त की जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक हमारे हर हॉस्पिटल के अंदर होता है, वहाँ से रक्त लिया जा सकता है। तो जो ब्लड बैंक है इसके अंदर रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्टोर किया जाता है। कितने दिन तक? 21 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है वो कौन है? स्प्लेन। 1 यूनिट ब्लड, देखिए 1 यूनिट ब्लड यानी कि में कितना रक्त होता है? 350 ml। कभी कभी आप देखिए कि ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, कहते हैं रक्तदान करना चाहिए और सभी को देना भी चाहिए। तो 1 यूनिट, हमको कोई कहता है मैंने कितना यूनिट ब्लड कलेक्ट हो गया, कि इस संस्था से 80 यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ है, यहाँ से 150 यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ है। तो वो यूनिट क्या है? जो बैग जो होता है जिसके अंदर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, जो ब्लड को निकाला जाता है, उस यूनिट यानी कि 1 यूनिट के अंदर ही उस थैली के अंदर जिसके अंदर ब्लड लिया जाता है उसमें कितना ब्लड आता है? 350 ml ब्लड आता है। उस जो थैली होती है, जो बैग होता है ब्लड के लिए, उसमें एंटी कोएगुलेंट होता है, ब्लड प्रति स्कंदक पदार्थ होते हैं, जिसके कारण से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्तदान करना बहुत ही अच्छी बात है।
ये एक गलत भ्रांति है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में जैसा कि हमने बताया था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 50 से 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी ऑटोमेटिक उसको नष्ट होना है। हमारे शरीर में लाखों आरबीसी रोजाना नष्ट होती हैं और इतनी ही आरबीसी रोजाना जन्म लेती हैं। तो जितनी नष्ट होती हैं उतना ही उनका निर्माण कर लिया जाता है, यानी कि स्थिति जो है हमारे शरीर में नॉर्मल रहती है। तो ब्लड डोनेट करने से ये नहीं होता कि साहब आरबीसी की कमी हो जाएगी या खून की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये गलत भ्रांतियाँ हैं। तो हमें रक्तदान करना चाहिए। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। कौन सा हो जाता है? एनीमिया। ये देखिए, ये तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, एक तो ये सामान्य व्यक्ति है और ये एनेमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ये तो स्वस्थ व्यक्ति है और एक जिसको एनीमिया हो गया है वो व्यक्ति है। आप देखिए यहाँ पर आरबीसी की संख्या कम है। तो एनीमिया क्या है? आरबीसी की कमी। पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया यानी आरबीसी की अधिकता। टाइफाइड फीवर, ये देखिए यहां पर आरबीसी, टाइफाइड के अंदर के जो आरबीसी की पॉलीसाइथेमिया में बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है आरबीसी की। एनीमिया में तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, लेकिन पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है। थैलेसीमिया, ये बीमारियां हैं, इसमें आरबीसी का जीवन काल 50 से 60 दिन रह जाता है। आरबीसी का जीवन काल जो 50 से 120 दिन होता है वो इसका घट करके केवल कितना रहता है? 50 से 60 दिन रह जाता है आरबीसी का जीवन काल। देखिए ये तो नॉर्मल व्यक्ति है, ये रेड ब्लड सेल्स आप देख रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बाइट हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं थैलेसीमिया के अंदर मेल फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे होते हैं इनको बार बार रक्त 3 वीक में 4 वीक में इनको रक्त की जरूरत पड़ती है। इनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आरबीसी का जो जीवन काल है कितना हो जाता है? वो 60 दिन ही रह जाता है, 120 दिन से घट करके। सीकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है? आरबीसी हंसियाकार हो जाती हैं। देखिए ये इरिथ्रोसाइट्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन, लेकिन ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स ऑफ ए पेशेंट विथ सीकल सेल एनीमिया देखिए मून की तरह हो गई हैं। इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो सीकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसी होती हैं वो हंसियाकार हो जाती हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी से बड़ी, डब्ल्यूबीसी क्या पहचान है? आरबीसी से बड़ी, संख्या में कम, वो संख्या में ज्यादा थी। अनियमित केंद्रक युक्त, उसमें केंद्रक विहीन थी, ये केंद्रक युक्त हैं। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 8000 से 10000 प्रति घन मिलीमीटर। उनकी संख्या कितनी थी? 45 लाख से 55 लाख, और इनकी संख्या है 8000 से 10000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें आरबीसी में और डब्ल्यूबीसी में तो क्या होगा? आरबीसी कैसी होती है? छोटी होती है और डब्ल्यूबीसी बड़ी। वो आरबीसी संख्या में ज़्यादा होती हैं, ये संख्या में कैसी हैं? कम। वो केंद्रक विहीन थी, ये कैसी हैं? केंद्रक युक्त हैं। वो कैसी थी? गोलाकार, कैसी हैं? अनियमित। उनकी संख्या कितनी थी? 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। की संख्या कितनी है? 8000 से 10000 प्रति घन मिलीमीटर। तो इस प्रकार आप देखिए कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो अनुपात है कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इनका अनुपात बताइए। तो यदि हमारे शरीर में 1 डब्ल्यूबीसी है तो कितनी आरबीसी होंगी? 600। तो 1:600, यानी कि अगर 1 श्वेत रक्त कणिका है तो
लाल रुधिर कणिका कितनी होंगी? 600 होंगी। तो 1:600। ये ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं बच्चों। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं। अगर हम इसको क्लासिफाई करें, एक तो कणिका में और एक होती है एकणिका में। एकणिका में यानी ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट, 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी आर प्रेजेंट इन द ब्लड। नंबर फर्स्ट वन इज ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिका में। कणिका में प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी इओसिनोफिल्स और तीसरी है बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है बच्चों, ये और न्यूट्रोफिल्स जो है ये किसका है? कणिका में, क्योंकि इसके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इस कारण से इसे कणिका में कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो केंद्रक होता है आप देख रहे हैं, इसका केंद्रक 4 से 5 पिंडकीय होता है, इसलिए न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड्स भी कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 पिंडीय केंद्रक पाया जाता है। और जबकि जो इओसिनोफिल्स है इसका जो केंद्रक है इसके अंदर 2 पिंड पाए जाते हैं, यानी कि बाइलोब्ड इसका न्यूक्लियस है, द्विपिंड के केंद्रक है। अगर हम बेसोफिल्स की बात करते हैं, इसका जो केंद्रक है एस की आकृति का होता है। इन तीनों में अगर हम डिफरेंस को देखते हैं तो न्यूट्रोफिल तीनों में ही कण है, तीनों ही कणात्मक हैं। इसका केंद्रक में 4 से 5 पिंड हैं, इसके केंद्रक में 2 पिंड हैं, इसके केंद्रक में क्या द्विपिंडकीय है या एस की आकृति का है, ये द्विपिंडकीय है, इसमें एस की आकृति का है या घोड़े की नाल जैसा है। अगर हम बात करते हैं अवरंजन के आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया गया है। जो न्यूट्रोफिल्स जो कणिकाएं होती हैं, इन न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये उदासीन अवरंजक के द्वारा अवरंजित की जाती हैं। इओसिनोफिल्स जो होती हैं ये अम्लीय अवरंजकों के द्वारा अवरंजित की जाती हैं। ये जो बेसोफिल्स जो होती हैं ये क्षारीय अवरंजकों के द्वारा अवरंजित की जाती हैं। और भी बहुत सारे अंतर होते हैं बच्चों। तो ये क्या है? ये डब्ल्यूबीसी होती हैं, है ना। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी में कौन से प्रकार हैं? कणिका में प्रकार हैं। जो एकणिका में जो प्रकार हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, सब क्या हैं? ये एकणिका में, यानी इनके का जो कोशिका द्रव्य है इनके अंदर कण नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें एक ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये लिम्फोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका केंद्रक बड़ा होता है, गोल होता है, जबकि मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें इसका जो केंद्रक किडनी के आकार का, वृक्क के आकार का या सेम के बीच के आकार का होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। बोथ आर द एक ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि दोनों ही कैसी हैं? एकणिका में प्रकार की डब्ल्यूबीसी हैं। तो इसमें केंद्रक गोल है, बड़ा है, इसमें केंद्रक वृक्क के आकार का है, सेम के बीच के आकार का है मोनोसाइट्स के अंदर। तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं और जो मोनोसाइट्स होती हैं, जब ये जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती हैं हमारी प्रतिरक्षा के अंदर, यानी कि संक्रमण से हमारी सुरक्षा प्रदान करती हैं। लिम्फोसाइट्स हमारी रक्षा की प्रथम पंक्ति बना देती है। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब क्या हैं? ये हमारे इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, प्रतिरोधकता प्रदान करती है, हमारी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं। जो एड्स का जो वायरस होता है इन लिम्फोसाइट्स को ही हानि पहुंचाता है, इन पर ही अटैक करता है एड्स का जो वायरस होता है। और ये बात थी डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात 1:600। ये न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स इसके प्रकार हैं कणिका में के, और ये एकणिका में ये हैं। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर एक प्रश्न और पूछा जाता है बार बॉडी के बारे में, कि जो बार बॉडी होती है, कई जो महिलाएं होती हैं, इन महिलाओं के की जो डब्ल्यूबीसी होती है उसके न्यूट्रोफिल्स में यहाँ पर इसका जो केंद्रक होता है इसके पास के अंदर एक छड़ीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं। और ये बार बॉडी कहा जाता है, जिसे सेक्स की पहचान की जाती है। एक तो एमनिसेंटेसिस विधि के द्वारा देखते हैं और एक इस बार बॉडी के द्वारा देखते हैं जो न्यूट्रोफिल्स के पास होती है। सेक्स की पहचान, ये मेल है या फीमेल है, गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा। देखिए बच्चे,
अब हम बात करते हैं, पहले आरबीसी कमी की बात की थी। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है और रोग प्रतिरोधकता की कमी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं ये जो ल्यूकोसाइटोसिस है यानी ल्यूकेमिया स्टेज और कैंसर, कैंसर जो कि एक भयावह बीमारी है कैंसर, ये देखिए ये नॉर्मल ब्लड और ये ल्यूकेमिया, यानी कि आप देख रहे हैं नॉर्मल ब्लड के अंदर ये डब्ल्यूबीसी देखिए यहाँ पर एक ये डब्ल्यूबीसी हैं ये जो दिख रही हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। ये जो वॉयलेट कलर के ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये सब क्या हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। तो कैंसर के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यानी जो सेल डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित कोश का विभाजन होता है। तो डब्ल्यूबीसी कमी से ल्यूकोपीनिया और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकोसाइटोसिस। आगे बात करते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी, और इसके द्वारा जो जीन होता है कैंसर जो होता है उसको ऑन्कोजीन कहते हैं। HIV एड्स के होने पर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। मैंने कहा था एड्स का जो वायरस होता है वो किस पर अटैक करता है, लिम्फोसाइट्स को पर अटैक करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। पहले बात की थी आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, दूसरी बात की थी डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, और तीसरी बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स कैसी होती हैं, ये गोलाकार होती हैं या अंडाकार होती हैं और केंद्रक रहित होती हैं, जबकि हमने बताया था डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती हैं, लेकिन ये जो केंद्रक रहित हैं ये आरबीसी के जैसी ही होती हैं। अब नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होते हैं, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर की संख्या होती है, उसकी संख्या बताई थी 45 से 55 लाख। डब्ल्यूबीसी की बताई थी 8000 से 10000 और इसी संख्या बताई है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या होती है। इसका जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 50 से 120 दिन बताया था। इसकी उत्पत्ति भी लाल अस्थि मज्जा की होती है, रेड बोन मैरो के अंदर होती है। इसकी कमी से, किसी कमी से, प्लेटलेट्स की कमी से जो रोग होता है उसको नाम दिया गया है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या नाम है बच्चों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये रोग होता क्या है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इस स्थिति में रक्त कोशिकाओं से बाहर निकलकर आने लगता है। जो रक्त है क्या होगा, कोशिकाओं से बाहर निकलता। जब आप देखिए डेंगू होता है, डेंगू के अंदर क्या होता है, जब बहुत सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है डेंगू, तो यहाँ से नाक के सिरे से, कान के यहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो सेल्स फट करके उसमें से ब्लड बाहर आने लग जाता है। वो क्योंकि डेंगू के अंदर क्या होता है, इससे प्लेटलेट्स की संख्या ही तो कम होती है डेंगू के अंदर। जो वो डेंगू के अंदर प्लेटलेट की संख्या कम होगी तो सीवियर स्थिति में पहुंच जाता है, संख्या 8000 रह जाती है, 10000 रह जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, इस स्थिति के अंदर रक्त कोशिकाओं से बाहर निकल के आने लगता है और इसकी कमी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कार्य क्या है इसका, रक्त का थक्का बनाना। किसका काम, प्लेटलेट्स का या थ्रोम्बोसाइट्स का। ये डायग्राम है, यहाँ पर नॉर्मल के अंदर ये प्लेटलेट्स हैं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सब प्लेटलेट्स हैं, और यहाँ पर केवल 2 फ्यू प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम रह गई है। अब देखिए बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं, हमने जो पहले आपसे प्रश्न पूछे थे, हमने पहला प्रश्न पूछा था आपसे कि आरबीसी का जीवन काल है, आपने पढ़ चुके हैं आप, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन। ये प्रश्न पूछा गया पटवार एग्जाम फरवरी 2016 के अंदर। क्या होना चाहिए आंसर, जरा देखें, 120 दिन। अभी आपको बताया था कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, कितना पीएच होता है रक्त का। क्या पीएच बताया था, 4.5 से 4.6 अम्लीय है, होता है नहीं क्योंकि रक्त तो एक क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय है रक्त। 6.45 से 6.55 ये भी अम्लीय हो गया, नहीं होगा। 7.35 से 7.45
ये क्षारीय है, और 8.25 से 8.3 ये भी क्षारीय है। लेकिन हल्का क्षारीय कौन सा है, ये हमने बताया था रक्त का जो पीएच होता है 7.4, यानी देखें क्या आंसर होगा 7.35 से 7.45। कैसा है, हल्का क्षारीय। यह प्रश्न पूछा गया है आईएएस प्री 2008 के अंदर। ये पटवार के अंदर आया है, ये आईएएस के अंदर आया है। यानी कि ये जो लेसन है तो आगे विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हर प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आरएएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो, ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं जहां पर ये लेसन नहीं पूछा जाता हो। हर लाइन के अंदर प्रश्न है, हर लाइन के अंदर प्रश्न बना हुआ है बच्चों। आगे देखिए, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। अगला प्रश्न कब पूछा गया है, आरएएस आरटीएस प्री 1999 के अंदर पूछा गया है। संक्रमण से सुरक्षा करता है आरबीसी। आरबीसी काम क्या है, आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को मैंने क्या बताया था, O2 और CO2 का परिवहन करना। हम जो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते, कौन निकालता है, ये हीमोग्लोबिन तो लेकर के जाता है, तो आरबीसी ये काम करती है। डब्ल्यूबीसी देखते हैं, हो सकता है डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन क्या होना चाहिए, अभी आपसे चर्चा की थी क्या होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी से द करेक्ट आंसर, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो मैंने बताई थी एकणिका में और कणिका में तो 3 प्रकार की बताई थी, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और एकणिका में बताई थी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो मेनली जो संक्रमण से जो हमारी रक्षा करती हैं, न्यूट्रोफिल्स करती हैं, लिम्फोसाइट्स करती हैं, मोनोसाइट्स करती हैं, तो जो पूरे डब्ल्यूबीसी हैं पूरी हमारी संक्रमण से रक्षा करती हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स। अगला जो प्रश्न है जो आरएएस आरटीएस प्री के अंदर पूछा गया है 1993 के अंदर, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, प्रतिरक्षा का लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, लाल रुधिर कणों से और थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, आरबीसी बताया था, और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इसमें सर्वाधिक जब शब्द आया है तो सर्वाधिक जो संबंध है वो लिम्फोसाइट्स होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जो प्रतिरक्षा के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनते हैं, इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, और ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर मिलती है वो कौन बनाता है, सर्वाधिक संबंध किसका, लिम्फोसाइट से। तो लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। देखिए लिम्फोसाइट इसका सही उत्तर है। तो इस तरीके से बच्चों ये आज हम लेकर के आए थे आपको। आज हमने जो चर्चा की थी बच्चों आपसे, सबसे पहले तो सिलेबस के ऊपर हमने आपको फोकस किया कि क्या सिलेबस है, इस एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस के ऊपर चर्चा की। फर्स्ट सेक्शन के अंदर क्या है, सेकंड सेक्शन के अंदर क्या है, थर्ड सेक्शन के अंदर क्या है, यानी कि जो एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ये दोनों ही सेक्शन एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, जबकि जो सेक्शन सी जो है वो इसकी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जैव रसायन से संबंध रखता है। फिर हमने यूनिवर्सिटी में प्रश्नों पर चर्चा की कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर्स के अंदर, और इसके बाद हमने पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वो उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने आपको आज केवल रक्त के बारे में चर्चा की है कि रक्त क्या होता है, आरबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं,
प्लाज्मा क्या होता है, किसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्या होना चाहिए। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो आपको हार्ट के बारे में, ब्लड तो आज हो ही चुका है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, या हार्ट की संरचना क्या होती है, हार्ट बीट क्या होती है, इसका कंट्रोल कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।